to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। और आज के शो में हम बात करेंगे किसानों की। किसान आंदोलन अपने चौथे दिन में प्रवेश कर गया है और इस दिन किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। क्या हुआ इस दिन और हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर दिन भर क्या गतिविधि रही, इस पर बात करने के बाद हम जानेंगे बीती रात हुई मीटिंग के ब्यौरे। इस मीटिंग में थे केंद्र सरकार के तीन मंत्री और किसान नेता। 2 बार मीटिंग पहले ही बिना नतीजा खत्म हो चुकी है। तीसरी मीटिंग में क्या हुआ, इन सारी बातों को जानने के बाद हम चलेंगे मणिपुर, जहां लगभग 9 महीने से जारी हिंसा और क्रूर रूप ले चुकी है। इतनी क्रूर कि शहरों की मुख्य सड़कों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। पुलिस थानों और शस्त्रागारों से अब भी लगातार हथियार लूटने की कोशिशें जारी हैं और इन कोशिशों में हो रही हैं मौतें और आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन सबसे पहले दिन की सुर्खियां। दिन की पहली सुर्खी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से जुड़ी हुई है। अपने 2 दिन के यूएई और कतर के दौरे के बाद आज प्रधानमंत्री भारत लौट आए। आकर उन्होंने हरियाणा का दौरा भी कर लिया। यहाँ के ओल्ड गुरुग्राम में उन्होंने मेट्रो चलाने की आधारशिला रखी। इस योजना के तहत न्यू गुरुग्राम को ओल्ड गुरुग्राम से जोड़ने की तैयारी है। प्रोजेक्ट के तहत मेट्रो रूट को रेलवे स्टेशन से भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की भी आधारशिला रखी। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार 1650 करोड़ रुपए में रेवाड़ी में बनने वाले एम्स में 720 बेड्स स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने इसके पहले रेवाड़ी में एक जनसभा को भी संबोधित किया। यहाँ उन्होंने बीते दिनों को भी याद किया। बताया कि साल 2013 में जब उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो सबसे पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में ही हुआ था। इसके अलावा उन्होंने आने वाले दिनों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी दोहराया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में और क्या कहा, सुन लीजिए। मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं तो आपका आशीर्वाद है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। देश के छोटे किसान के पास बैंकों को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। मोदी ने उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की गारंटी दी। देश के गरीब, दलित, पिछड़े, ओबीसी परिवार के बेटे बेटियों के लिए बैंकों में गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। मोदी ने मुद्रा योजना शुरू की और बिना गारंटी का लोन देना शुरू किया। दिन की अगली सुर्खी पश्चिम बंगाल के संदेशखाली से जुड़ी हुई है। संदेशखाली की कई महिलाओं ने राज्य में सत्ता संभाल रही तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों पर इल्जाम लगाया कि इन लोगों ने इस इलाके की कई महिलाओं के साथ महीनों तक बलात्कार किया। इस सूचना के सामने आने के बाद इस इलाके में हिंसा, प्रदर्शन और सियासी जंग भी देखने को मिल रही है। 16 फरवरी की सुबह भाजपा की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम संदेशखाली का दौरा करने के लिए निकली। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश पर गठित 6 सदस्यों की इस फैक्ट फाइंडिंग टीम में 2 केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और प्रतिमा भौमिक के अलावा 4 सांसद भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस टीम को संदेशखाली पहुंचने से पहले रोक दिया गया और ये दृश्य सामने आए। इस टीम के वापस लौटने के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी संदेशखाली पहुंचने से रोका ही। इसे लेकर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद अधीर रंजन चौधरी धरने पर बैठ गए। यहां से उन्होंने तृणमूल को जमकर लताड़ने के क्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को क्रूरता की रानी बता दिया। बांग्लार मुख्यमंत्री, यू आर ए बंगाली क्वीन ऑफ क्रूएल्टी। देखिए, राष्ट्रीय शासन मांग तो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शासन को जारी करने के लिए हमारे देश की जो सरकार, सत्तारूढ़ सरकार जो है, पार्टी और सरकार, वो कोई कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि ममता जी के साथ बीजेपी पार्टी की ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति हो, चुनाव में दोनों को फायदा मिले। क्योंकि ममता बनर्जी और मोदी ये बखूबी जानते हैं कि 2021 साल में ये ध्रुवीकरण की चलते, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चलते बंगाल में उनको जीत हासिल हुई थी, कामयाब हासिल हुई थी। इसलिए
कोई बोल सकता है बहुत कुछ, हम भी कह सकते हैं, लेकिन वो लागू करेंगी कौन? हिम्मत है बीजेपी पार्टी की और बीजेपी की सरकार की लागू करने की? हिम्मत नहीं है, क्योंकि नहीं करेगी, क्योंकि ये ध्रुवीकरण दोनों को सूट करते हैं। अगली सुर्खी कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने 16 फरवरी की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के तमाम बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं और ऊपर से आयकर विभाग ने भी कांग्रेस और यूथ कांग्रेस को 210 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस भेज दिया है। इस वजह से पार्टी तमाम बिल्स चुका नहीं पा रही है। चुनाव संबंधी काम भी उनमें भी अड़ंगा लग रहा है। ये 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर ये 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है, 2018-19 के। अभी क्या है, 2024 चल रहा है, चुनाव आने वाला है। 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर। और क्या कारण है? 2 कारण। एक कारण कि हम लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक हम लोगों को अकाउंट सबमिट करने थे और शायद 40-45 दिन लेट अकाउंट सबमिट उस वक्त किया इनकम टैक्स के ऊपर। हम सबके सब लोग 10-15 दिन, अक्सर बहुत लोग लेट हो जाते हैं। उसके बेसिस के ऊपर एक कारण ये। और दूसरा कारण क्या है कि 2018-19 इलेक्शन का वर्ष था और उस इलेक्शन के वर्ष में कुल 199 करोड़ की 199 करोड़ की रिसीप्ट कांग्रेस पार्टी की थी जो इलेक्शंस में खर्च हुए थे, 199 करोड़। उसमें से सिर्फ 14,40,000 रुपया, सिर्फ 14,40,000 रुपया हमारे कांग्रेस के एमपीज और एमएलएज ने 1 महीने की अपनी तनख्वाह कैश में जमा कराई थी, सिर्फ 14,40,000 रुपया। और सिर्फ 14,40,000 रुपया कैश में जमा कराया, इसकी वजह से 210 करोड़ का रिकवरी का पेनल्टी कांग्रेस के ऊपर लगा दी गई है। यह कारण है। माकन ने कहा कि चुनाव से पहले यह सब केंद्र सरकार का ही किया धरा है। कहा कि ये वो पैसा है जो कांग्रेस ने हाल में क्राउड फंडिंग से इकट्ठा किया। हमारा क्राउड फंडिंग वाला पैसा सरकार ने फ्रीज करा दिया, लेकिन भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा मिला है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया, वो पैसा वो खुलकर खर्च कर रही है, ऐसा इल्जाम लगाया। इस पीसी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। ये लोकतंत्र पर गहरा आघात है। भाजपा ने जो असंवैधानिक धन इकट्ठा किया है उसका इस्तेमाल वो चुनाव में करेंगे, लेकिन हमने क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया उसे सील कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने भी एक्स पर लिखा, डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं न झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। माकन की पीसी हुए आधे घंटे बीते थे कि खबर आई कांग्रेस के जो अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे वो अब खुल गए हैं। कांग्रेस की तरफ से विवेक तनखा ने आईटी ट्रिब्यूनल के सामने पार्टी का पक्ष रखा था। ट्रिब्यूनल ने कुछ तर्कों और सबूतों को बहस योग्य मान लिया और फिलहाल सभी अकाउंट्स ऑपरेशन में आ गए हैं। ये सारा घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दिन पहले ही 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने चुनावी बॉन्ड पर फैसला दिया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक और सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। अब जब कांग्रेस के फ्रंट पर ये चीज़ें हो रही थी तो केंद्र सरकार से जुड़े सूत्रों ने खबर भी दी। कहा ये पूरा मामला 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा है। कांग्रेस को 31 दिसंबर 2019 तक अकाउंट संबंधित जानकारी आयकर विभाग को देनी थी, लेकिन ये जानकारी 45 दिन लेट फाइल की गई। दूसरा कारण वही कि जो अजय माकन ने बताया कि 199 करोड़ में से 14 लाख का हिसाब गड़बड़ पाया गया। सुर्खियां समाप्त, अब बारी बड़ी खबर की। बात किसान आंदोलन की करनी है हमें। आज 16 फरवरी को किसान आंदोलन का चौथा दिन था और आज सुबह 2 खबरों पर लोगों की नज़र भी रही। पहली खबर किसानों द्वारा आज जिसका आह्वान किया गया था यानी कि भारत बंद, और दूसरी खबर किसानों और सरकार के बीच बातचीत। पहले भारत बंद और किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। हरियाणा और पंजाब के बीच मौजूद शंभू बॉर्डर पर आज भी किसानों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प होती रही। दैनिक भास्कर की खबर बताती है कि इस बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी किसान देर रात दीवार पर चढ़ गया और इसके बाद दूसरी ओर मौजूद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। किसान गिरकर घायल हो गया।
बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई और दिन चढ़ते ही पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों से भारत बंद की तस्वीरें सामने आने लगीं। इस भारत बंद के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने जगह जगह रैलियां और मार्च निकाले। दिल्ली और नोएडा की पुलिस ने भी जगह जगह रास्ते बंद किए और रूट डाइवर्ट किया। और इसी बीच किसान आंदोलन से पहली मृत्यु की खबर सामने आई है। मृतक का नाम ज्ञान सिंह है। वो पंजाब के गुरदासपुर के चचेकी गांव के रहने वाले थे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक ज्ञान सिंह 5 अन्य किसानों के साथ शंभू बॉर्डर के 1 किलोमीटर दूर अपनी ट्रॉली में सो रहे थे। उन्होंने 16 फरवरी को भोर 3 बजे के आसपास अपने साथियों से तबीयत खराब होने की शिकायत की। उनके भतीजे जगदीश सिंह उन्हें एम्बुलेंस की मदद से राजपुरा जिला अस्पताल ले गए और वहां उन्हें राजेंद्र मेडिकल कॉलेज रेफर भी कर दिया गया। भोर 5 बजे के आसपास वो मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां सुबह 7:45 के आसपास उनका निधन हो गया। पटियाला के डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद पारे ने बताया कि ज्ञान सिंह की मौत हृदय गति रुक जाने की वजह से हुई और कुछ ही देर बाद शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने टीयर गैस फायर करना शुरू कर दिया और दोपहर होते होते शंभू बॉर्डर पर फिर से तनाव हो गया। किसानों ने सड़कों को भी जाम किया, रेलवे ट्रैक को भी जाम किया। साथ ही भारतीय किसान यूनियन उगराहा ने कहा कि वो आने वाले कल यानी कि 17 फरवरी से पंजाब के भाजपा नेताओं के घरों का घेराव करेंगे। खबरों में भाजपा के 3 नेताओं के नाम भी आए जिनके घरों के आगे किसान धरने पर बैठेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, भाजपा के पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ और भाजपा नेता केवल सिंह ढिल्लों। लेकिन ये सब तब हो रहा था जब किसान नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच मीटिंग हो रही थी। 8 फरवरी और 12 फरवरी को ही मीटिंग्स फेल हो चुकी थी और आज तीसरे राउंड की मीटिंग भी थी। इसमें एक तरफ किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेता थे, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे अर्जुन मुंडा भी थे। साथ ही इस मीटिंग में थे पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान भी। चंडीगढ़ में हो रही ये मीटिंग देर रात खत्म हुई। मीटिंग से बाहर निकले किसान नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो कहा, आइए वो सुनते हैं। तो वार्ता हुई है केंद्र के साथ, उनमें सभी जितने भी हमने मांग पत्र में मुद्दे उठाए, लंबी चर्चा हुई और चर्चा इस बात पे हुई कि चर्चा ही ना करते रह जाएं, इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। तो उन्होंने कहा भी हमें समय चाहिए, हम अपनी बात कोई हवा में करना नहीं चाहते। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। आप समझ रहे होंगे कि दोनों ही धड़ों ने आपसी बातचीत को लेकर आशा दिखाई है। अगले दौर की बातचीत अब 18 फरवरी के रोज होगी। दोनों पक्षों को उम्मीद है कि उस दिन हल निकल आएगा और किसान अपने घर लौट पाएंगे। लेकिन इस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि सभी पक्ष पॉजिटिव रिजल्ट की बात करने लगे? हमने पहले भी आपको बताया था कि किसानों ने सरकार के सामने अपनी 12 मांगे रखी थी और ये 12 मांगे हैं। किसानों मजदूरों के लिए पूर्ण कर्ज माफी समेत एक व्यापक ऋण राहत कार्यक्रम लागू किया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर भूमि अधिग्रहण कानून को बहाल किया जाए जिसमें किसानों से लिखित सहमति की जरूरत थी और सर्किल रेट से 4 गुना अधिक मुआवजा दिया जाए, किसानों और 58 साल से अधिक आयु के खेतिहर मजदूरों के लिए प्रतिमाह पेंशन देने की योजना लागू की जाए, कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फल सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को बढ़ाया जाए, दिहाड़ी 700 रुपये की जाए और सालाना 200 दिन का रोजगार मिले, मनरेगा मजदूरों को कृषि कामों में भी लगाया जाए, बीज गुणवत्ता मानकों में सुधार के लिए नकली बीज, कीटनाशकों और उर्वरक बनाने बेचने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, मिर्ची, हल्दी और बाकी सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए, सरकार डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के लिए कानून बनाए,
दिल्ली आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के एक सदस्य को रोजगार भी। लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले। अक्टूबर 2021 में घटी इस घटना में 8 लोगों की जान चली गई थी। 11वीं मांग है बिजली की बराबर पहुंच सुनिश्चित हो और इसके लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। जल, जंगल और जमीन पर मूल निवासियों या आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित हो। इन वादों को लेकर जब तीसरे राउंड की बैठक शुरू हुई तो दोनों पक्षों के बीच कुछ सहमतियां और कुछ वायदे सामने आए। सूत्रों के हवाले से खबर आ गई कि इस मीटिंग में सरकार कर्ज माफी की स्कीम लागू करने के बहुत पक्ष में नहीं थी। किसानों ने भी इस पॉइंट पर ज्यादा जोर नहीं दिया। विद्युत बिल पर सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया कि किसानों को इस कानून के प्रावधान से बाहर रखा गया है। किसानों के लिए पेंशन योजना को लेकर दोनों ही पक्षों ने लचीला व्यवहार अपनाए रखा। लेकिन इस बातचीत में 3 बिंदुओं पर दोनों पक्षों के बीच बात अटक रही है। एमएसपी की गारंटी और एमएसपी देने के लिए स्वामीनाथन कमीशन द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले को लागू करना, साल 2020 के किसान आंदोलन के वक्त किसानों पर दर्ज किए मुकदमे वापस लेना। बता दें कि ये सूत्रों के हवाले से खबरें हैं। आधिकारिक ऐलान और कागजों में ये दृश्य बदल भी सकता है। अब आपको बताते हैं कि इन 3 पॉइंट्स पर बात अटकी क्यों है। इसको समझने के लिए आपको पहले बताते हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला है जिसकी बात हो रही है। ये वो फॉर्मूला है कि जिसे साल 2006 में स्वामीनाथन कमीशन ने किसानों की उपज पर एमएसपी कैलकुलेट करने के लिए सुझाया था। ये फॉर्मूला है एमएसपी होता है C2 + C2 का 50%। इसमें C2 यानी पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि पर किराया। अब इस फॉर्मूले का मकसद है कि किसानों को उपज में लगी लागत तो वसूल ही हो, साथ ही उस लागत का आधा हिस्सा मुनाफे के रूप में भी मिले। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी किसान ने 1 लाख रुपए में एक फसल उपजाई तो उसे सरकार से एमएसपी के रूप में उस फसल पर कम से कम 1.5 लाख मिलने चाहिए। अब किसान चाह रहे हैं कि सरकार इसी फॉर्मूले के आधार पर उन्हें फसल पर एमएसपी दे। 15 फरवरी की मीटिंग में भी ये बात हुई तो सरकार के मंत्रियों ने साफ कह दिया कि एमएसपी तय करने पर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन करने के बाद ही कोई वादा किया जा सकता है। इस पर किसान नेताओं ने कहा कि अगर अभी सरकार फॉर्मूले के हिसाब से एमएसपी लागू नहीं कर सकती है तो सरकार को कम से कम गारंटी तो देनी चाहिए। साथ ही किसानों ने यह भी कहा कि सरकार 18 फरवरी को होने वाली मीटिंग में एमएसपी पर फ्रेमवर्क लेकर आए। एमएसपी के बाद बात हुई किसानों पर दर्ज मुकदमों को लेकर। इंडिया टुडे में प्रकाशित अमित भारद्वाज की रिपोर्ट के मुताबिक इन मुकदमों की लिस्ट में साल 2021 में लाल किले पर हुई झड़पों को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही इस बार किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने साल 2020 के आंदोलन के वक्त दर्ज मुकदमों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। 18 फरवरी की मीटिंग में इस लिस्ट को केंद्र सरकार के मंत्रियों के सामने रखा जाएगा। देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या रुख अपनाती है। इसके अलावा मीटिंग में क्या हुआ, आगे की क्या रणनीति है, ये जानने के लिए हमने बात की साथी पत्रकारों से। सुनिए उन्होंने क्या बताया। जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें पता चली है उसमें कुल मिलाकर ये निकल के आ रहा है कि किसानों की तरफ से एमएसपी गारंटी लॉ से कम पर किसी चीज पर बातचीत होने को किसान नेता तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि इसकी फिजिबिलिटी हमको देखनी पड़ेगी, आखिरकार ये कितना इकोनॉमिकली फिजिबल है, इसका इम्पैक्ट जो तमाम राज्य हैं उसके ऊपर क्या पड़ने वाला है। इन डिटेल्स को सरकार कमेटी बनाकर एनालाइज कर फिर एक निर्णय पर आना चाहती है। लेकिन कुल मिलाकर फिर ये बात कही गई जिसपे सरकार की तरफ से भी एक तरह से हामी भरी गई है। ये अगले बैठक में यानी कि रविवार को जो बैठक होनी है उसमें एक फ्रेमवर्क बनाकर सरकार किसान नेताओं से मिले एमएसपी गारंटी लॉ के मुद्दे पर और एमएसपी का दूसरा फॉर्मूला जो किसान इस वक्त प्रपोज कर रहे हैं C2 + 50 का फॉर्मूला किसान मांग रहे हैं। तीसरा मुद्दा था किसानों के खिलाफ जो केसेस दर्ज हुए हैं इसको लेकर इस केस वापसी हो। इसमें हालांकि बहुत ज्यादा दोनों ही तरफ से फ्लेक्सिबल रवैया दिखाया गया है। बैठक के अंदर किसानों की तरफ से फ्लेक्सिबल रवैया ये है कि जो लाल किले वाला केस था, 26 जनवरी लाल किले का केस था, उसको साइडलाइन करके किसान इस नेगोशिएशन टेबल पर बैठे हैं। और सरकार की तरफ से बात कही गई है कि आप किसान नेताओं को कही गई है कि आप एक लिस्ट तैयार करके दीजिए राज्य दर राज्य कितने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और उसके ऊपर फिर कार्रवाई की जाएगी। तमाम राज्य सरकारों को कहा जाएगा केसेस को वापस लेने के लिए। शंभू बॉर्डर से अब चलते हैं मणिपुर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे मणिपुर की। हम उस खबर पर बात करें उससे पहले आप कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें 15 फरवरी को कुकी बहुल इलाके चुराचांदपुर की हैं। इल्जाम है कि चुराचांदपुर में गुरुवार की रात सैकड़ों लोगों की भीड़ ने जिला पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी ऑफिस पर हमला कर दिया, पत्थरबाजी की, आगजनी की। इसकी जानकारी देते हुए मणिपुर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,
300-400 लोगों की भीड़ ने आज एसपी चुराचांदपुर के कार्यालय पर हमला बोलने की कोशिश की और पत्थरबाजी की। सुरक्षा बलों और आरएएफ ने आंसू गैस के गोले दागकर हालात को नियंत्रित करने की कोशिश भी की। बता दें कि चुराचांदपुर वही जगह है जहां 3 मई 2023 की रैली के बाद मणिपुर में रहने वाले कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हालात काफ़ी नाजुक हो गए, बिगड़ गए, दंगा होने लगा, अकल्पनीय हिंसा हुई। प्रदेश की राजधानी इम्फाल से लगभग 65 किलोमीटर दूर मौजूद चुराचांदपुर इस पूरी हिंसा के अब तक के 9 महीने के टाइमलाइन में सबसे तनावपूर्ण जगहों में से एक है। अब बात करते हैं कि ये हिंसा, ये जो फ्रेश साइकिल है वायलेंस का, ये क्यों हुई। मणिपुर पुलिस ने इस बारे में एक बयान जारी किया है। इसके मुताबिक चुराचांदपुर के एसपी शिवानंद सुर्वे ने एक हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया था, जिसके विरोध में यह हमला हुआ। दरअसल 14 फरवरी को एक वीडियो सामने आया जिसमें हेड कांस्टेबल श्याम लाल पॉल हथियारबंद लोगों और गांव के वॉलंटियर्स के साथ बैठे दिख रहे थे। जानकार इन हथियारबंद लोगों और वॉलंटियर्स का रिलेशन स्थानीय लोगों से भी निकालते हैं और मणिपुर में मौजूद उग्रवादी संगठनों से भी। श्यामलाल पॉल के निलंबन के बारे में एसपी ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि अनुशासित पुलिस फोर्स का सदस्य होने के नाते श्यामलाल पॉल की यह हरकत गंभीर है। इसी के बाद चुराचांदपुर एसपी सुर्वे ने हेड कांस्टेबल के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया है और अब चल रही है विभागीय जांच। चूंकि श्यामलाल पॉल कुकी समुदाय से आते हैं और चुराचांदपुर कुकी बाहुल है, तो इस खबर से भड़की 300-400 लोगों की भीड़ ने एसपी ऑफिस में 15 फरवरी की देर रात हमला ही कर दिया। आरोप है कि भीड़ ने एसपी सीसीपी ऑफिस पर पथराव करते हुए आगजनी की। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि भीड़ ने हथियार भी लूटने की कोशिश की। इस हिंसक स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। झड़प में 2 लोगों की मौत भी हो गई और कम से कम 30 लोग घायल हुए हैं। और घटना के बाद चुराचांदपुर में 5 दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। क्योंकि संगठन ITLF यानी कि इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने पूरे जिले में बंद की घोषणा की है और मांग की है कि चुराचांदपुर के एसपी शिवानंद सुर्वे को 24 घंटे के अंदर उनके पद से हटाया जाए, अन्यथा जो भी परिणाम होंगे ITLF के लोग उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। आप याद करेंगे कि मणिपुर से पिछले दिनों भी ये खबर आई थी कि मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले में सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच झड़प हो गई। हिंसक भीड़ पर आरोप था कि उसमें शामिल लोगों ने कथित तौर पर हथियार लूटने के मकसद से सुरक्षा बलों के 2 अलग अलग ठिकानों पर हमला कर दिया था। भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को फायरिंग करनी पड़ी। इस झड़प में गोली लगने से एक शख्स की मौत भी हुई। आज के दी ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपना का ख्याल रखिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। हम लेते हैं विदा। शुक्रिया, शुभ रात्रि।